दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का। और एक समय ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत इकोनॉमी हुआ करती थी, वेनेजुएला। लेकिन आज वो दुनिया के सबसे खराब अर्थव्यवस्था में से गिनी जा रही है। वहां की मुद्रास्फीति लगभग 10 लाख% हो गई है। 10 लाख% की मुद्रास्फीति समझ के बाहर है कि स्थितियां कितनी भयावह हो चुकी हैं। तो ये वेनेजुएला की कहानी है, जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से वहां की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई, और आज वहां क्या स्थिति है। इस चैलेंज को निपटने के लिए दुनिया के बाकी देश कैसे वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं, वो सब जानेंगे इस क्लास में। आइए देखते हैं क्या है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी कैपिटल है काराकास। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई और आज इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। और यह तेल के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है वेनेजुएला। 1980 के दशक में वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी, साउथ अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक थी। और इस देश के अर्थव्यवस्था का एक जो बड़ा हिस्सा है तेल पर आधारित है। यह देश यूएसए को तेल का सबसे बड़ा विदेशी आपूर्ति करता है। मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर तेल मिलता है तो वेनेजुएला से मिलता है। वहां के राष्ट्रपति थे उस समय ह्यूगो चावेज महाशय। उन्होंने ऊर्जा संसाधनों के निर्यात से उत्पन्न धन को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लगाया। बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के मिस्टर ह्यूगो चावेज, और उनकी कोशिश थी कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। 1980 के दशक की ये बात है। लेकिन फिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से चावेज की नीतियां गलत पटरी पे आ गई और यह देश जो है कोलैप्स की स्थिति में, खराब अर्थव्यवस्था की स्थिति में आ गया। इसके आर्थिक संकट की शुरुआत कैसे हुई, आइए देखते हैं। 1998 में राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए। यानी कि इनकी नीतियां हो गई सस्ती लोकप्रियता पर आधारित। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा चावेज महाशय ने उद्योगों का सरकारीकरण किया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ अगर आप मोर्चा खोल देंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में कंपिटेंसी कम होगी, प्रतिस्पर्धा में गिरावट आएगी। और जिस बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, गुणवत्ता में कमी होगी, लोगों को सेवाएं कम स्तर पर मिलेंगी, वहां की कार्य संस्कृति खराब होगी और ये देश को विकास से पीछे ले जाएगा, पीछे धकेलेगा। तो चावेज महाशय ने क्या किया, जहां पैसा कम पड़ा, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था ही तेल संसाधनों की वजह से, ऊर्जा संसाधनों की वजह से, तो उन्होंने काफी कर्ज लिया और लेते ही चले गए। और धीरे धीरे इनका देश जो है वेनेजुएला कर्ज में डूबता चला गया। तो ये पहला कारण था। आर्थिक संकट की शुरुआत 1998 से ही शुरू हो गई, आज के 24 साल पहले। और तेल कंपनियों से पैसा लिया इन्होंने और उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोगों को सस्ती सुविधाएं देने लगे ताकि एक मसीहा की छवि बने, एक भगवान वाली छवि बन जाए इनकी। तो क्या होगा, इकोनॉमी इनकम्पिटेंट हो गई, उनकी वहां की प्रतिस्पर्धा में कमी आने लगी और इससे क्या हो गया, इकोनॉमी चौपट होने के रास्ते पर चल निकली। 5 मार्च 2013 को मिस्टर चावेज की कैंसर से मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने, उस समय उनके फॉरेन मिनिस्टर थे निकोलस मादुरो। तो उन्होंने अस्थायी रूप से पद ग्रहण किया और उसमें चुनाव हुआ। तो ये चुनाव जब हुआ 2013 में, उसी समय तेल हुआ जब दुनिया भर में तेल की कीमतों में गिरावट आ रही थी। और जब दुनिया भर में तेल की कीमतों में गिरावट आई तो इनका जो महत्वपूर्ण स्रोत था ऑयल, उसको धक्का लगा और जिसके कारण वेनेजुएला को आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा था। 2013 में शुरू हो गई स्थिति। ये है मिस्टर मादुरो।
तो तेल की कीमतों में गिरावट, वैश्विक आर्थिक मंदी और मादुरो सरकार के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हाइपर इन्फ्लेशन और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में मंदी आई, तेल की कीमतों में गिरावट आई। उस समय दुनिया में एक बार और आर्थिक मंदी आ गई थी 2013 में, और अमेरिका जो है मादुरो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करने की वजह से अमेरिका ने, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे पावरफुल कंट्री है, उसने मादुरो सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो तीन और महत्वपूर्ण कारक थे, उन्होंने वेनेजुएला को, इकोनॉमी को धक्का पहुंचाया, वहां की मंदी की स्थिति को और बढ़ाया। वेनेजुएला में हाइड्रो पावर का बहुत इस्तेमाल होता है, और 2015 में यहां बहुत बड़ा सूखा आया था, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन गिर गया। अब बिजली संकट वहां काफी बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अप्रैल 2016 में वहां की सरकार ने फैसला लिया कि जो सरकारी दफ्तर होंगे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन चलेंगे, मंडे और ट्यूसडे को चलेंगे, ताकि बिजली बचाई जा सके। और ये सब कुछ कारण थे जो वहां की मुद्रास्फीति को बहुत बढ़ाए। नेशनल असेंबली के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 साल में वहां की मुद्रास्फीति लगभग 13 लाख% हो गई। 13 लाख%। यह बड़ा ही भयावह आंकड़ा है, किसी भी देश के लिए बहुत भयावह है। इसके अलावा और कौन से कारक थे जिन्होंने इस हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति को और खराब किया? करप्शन एक महत्वपूर्ण कारक था। वहां के सरकारी अधिकारियों के बीच करप्शन, और वो जो महत्वपूर्ण ओहदों पे जो लोग बैठे हुए थे, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति में कमी आई, जिससे ये स्थिति और भयावह हो गई। तो फिर क्या हुआ? वेनेजुएला तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था, उसकी जो पूरी इकोनॉमी थी तेल से चलती थी। तेल ही, ऑयल ही ड्राइविंग फोर्स था उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो तेल के निर्यात और अन्य प्राकृतिक संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय वहां की सरकार ने इस जो जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था ऑयल, उसको अब साइडलाइन कर दिया सरकार ने। कोशिश किया कि हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल, अनाज, डेयरी उत्पादन, विद्युत मशीनरी, इन बुनियादी आवश्यकताओं के आयात पर ध्यान केंद्रित किया। इनका आयात करने लगी सरकार बड़ी मात्रा में। उनको लगा कि हम जरा तेल से हटकर अन्य क्षेत्रों पर फोकस करें, शायद हम हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। लेकिन इसके बाद जब तेल की कीमतों में गिरावट आ गई अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो यहां पतन की शुरुआत हो गई। क्योंकि एक तो आपने अपने महत्वपूर्ण स्रोत को ही छोड़ दिया, और उसी स्रोत में फिर और कमी आ गई, तो ये दोहरी मार पड़ गई वहां की इकोनॉमी में। वहां की जो करेंसी है बोलीवर, उसकी विदेशी मांग बहुत कम हो गई बोलीवर की, और विदेशी निवेशकों ने कहीं और देखना शुरू किया, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन और तेजी से शुरू हो गया। कुछ और खराब फैसले थे जो वहां की सरकार ने लिए, जिसने वहां की मुद्रास्फीति को और भी बढ़ाया। साल 2017 ने वहां की सरकार ने जनरल मोटर सहित कई अन्य निजी कंपनियों को जब्त कर लिया। इसलिए जब्त किया कि शायद उनको लगा कि इससे हम वहां के विनिर्माण क्षेत्रों को और बेहतर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, और वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सीधे प्रभावित हुआ, और इसने वहां की आर्थिक संकट को बढ़ाया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहां पर एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्थिति आ गई। 2018 में वहां की सरकार ने वहां की जो मौजूदा मुद्रा थी बोलीवर फुएर्ते, उसको बदल दिया, और उसकी जगह दूसरी मुद्राएं लेके आए, बोलीवर सोबेरानो। बोलीवर फुएर्ते को हटा दिया और उसकी जगह लाए बोलीवर सोबेरानो। और इसका उद्देश्य ये भी यही था, सरकार की मंशा सही थी, ताकि इसको अति मुद्रा स्फीति में चलाया जा सके। सरकार ने न्यूनतम वेतन को भी बढ़ा दिया, न्यूनतम वेतन को बढ़ाया ताकि लोगों के पास थोड़ा धन हो और वो अपने खर्च को बेहतर तरीके से चला सकें। लेकिन इसके बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा वहां की इकोनॉमी में। वहां पे लगभग 3.25 करोड़ की आबादी है वेनेजुएला में,
और वेनेजुएला, ये बड़ा ही आश्चर्य होता है देख के कि दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज संसाधनों वाले देशों में से एक है। इसके बावजूद आज वहां लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों के पास भोजन नहीं है। बहुत सारे बड़ी संख्या में आबादी है जो सिर्फ एक टाइम का भोजन कर रही है, या 2 दिन में एक बार भोजन लोग कर रहे हैं वहां पे। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि हर 3 में से 1 नागरिक के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। मतलब 1/3 जो आबादी है वो भूखमरी के कगार पे है। देश की जो ये आंकड़े हैं आए मेरे पास, उसके वो बताते हैं कि देश के लगभग 1/3 आबादी दिन में सिर्फ एक बार भोजन करती है, वो भी नहीं करती है, क्योंकि वो दिन में 3 बार भोजन करने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। 2016-18 के आंकड़े बताते हैं कि वेनेजुएला में लगभग 20% से ज्यादा लोग कुपोषित हो गए। देश की मुद्रा इतनी ज्यादा गिर गई है कि 10 लाख बोलीवर की नोट की कीमत भारत का जो नोट है, हमारा जो रुपया है, 36 रुपए के बराबर है। 10 लाख बोलीवर, 10 लाख बोलीवर हमारे 36 रुपए के बराबर है। मुद्रा संकट बढ़ गया है, खाना मिलना बहुत महंगा हो गया है और आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है। वेनेजुएला कर्ज के जाल में फंस गया है। मादुरो जो सरकार जो थी वहां की है उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद सावेद साहब की नीतियों पे चले और उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद, उन दोनों को, उनके बीच एक क्लैश की स्थिति उन्होंने पैदा की। तो क्लैश की स्थिति पैदा करने के में होता क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी मार्केट गाइडेड होती है, जो कंपटीशन से चलती है, आप उसको डिस्करेज करेंगे, जनता को खुश करने के लिए नीतियां अपनाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी पीछे जाएगी। और एक और काम किया इन्होंने, क्योंकि ये साम्यवाद के समर्थक हैं, तो चाइना को साथ में ले गए। पूरे देश में चीनी कंपनियों का जाल फैला हुआ है और चीन जो बाकी देशों के साथ कर रहा है वो वेनेजुएला के भी साथ कर रहा है। वेनेजुएला को कर्ज के जाल में उलझा लिया है चाइना ने। चाइना से वेनेजुएला के संबंध बहुत पहले से थे, सावेज साहब के समय से ही थे। और सावेज देश की आर्थिक समृद्धता का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उन्होंने साम्यवाद का मजबूत स्तंभ बनाना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि साम्यवाद में जो रूलर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, उनमें भगवान वाली छवि दिखती है। और ये इस तरह की जो लोकप्रियता की जो आदतें हैं, सरकार जो है वो उस देश को पीछे की तरफ धकेल दिया। चाइना और रसिया जैसे साम्यवादी देशों की सह पर उन्होंने, मादुरो साहब ने क्या किया, जो सावेज के बाद आए, अमेरिकी कंपनियां एक्सान और कोनोको फिलिप्स, उनको निकाल दिया बाहर। ये 2 महत्वपूर्ण अमेरिकन कंपनियां थी, एक्सॉन और कोनोको फिलिप्स, उनको बाहर कर दिया। तो ये भी बड़ी वजह हो गई। एक इमोशंस एक फैला कंपनियों के बीच में कि वो देश को आगे, इस महत्वपूर्ण जो जो इतना बड़ा संकट है उसको हैंडल करने के लिए सीरियस नहीं है। तो जितनी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं वो देश छोड़ के जाने लगी। और सावेज ने अल्पकालिक राजनीतिक हितों के लिए कोई ऐसी दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई थी मादुरो साहब के पहले, जिससे देश का आर्थिक ढांचा सरमराने से बचाया जा सके। हमेशा जो है हम बड़ी जो महत्वपूर्ण नीतियां अपनाते हैं उसके पीछे प्लान बी लेके चलते हैं कि हमारा प्लान 1, प्लान ए अगर नहीं सफल होता है तो हम प्लान बी अपनाएंगे। हमारी ये नीतियां कोलैप्स हो जाती हैं, ये नीतियां सफल नहीं होती हैं, तो पीछे से कुछ और महत्वपूर्ण नीतियां ले आएंगे जो उनको सहारा देंगी क्राइसिस के समय, इमरजेंसी के समय, आर्थिक चुनौतियों के समय। दुनिया में जो चुनौतियां आएंगी, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, भूमंडलीकरण के इस दौर में जो बाहर की चुनौतियां हैं, बाहर की आर्थिक चुनौतियां हैं, उससे कोई भी देश अछूता नहीं रहता है। और वेनेजुएला भी अछूता नहीं रहा। जो आर्थिक मंदी आई, तेल के दाम में गिरावट आई, उससे इसको प्रभाव पड़ा। तो इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। प्लान बी नहीं होने की वजह से एक कर्ज के जाल में फंस गए। 2019 की शुरुआत में यहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे और उसमें फिर से मादुरो साहब चुनाव जीत गए। लेकिन पूरी दुनिया में जो अमेरिकन लॉबी है उन्होंने कहा कि इन्होंने करप्शन किया है चुनाव जीतने के लिए। और इनके कंपटीटर थे जुआन गुइदो। ये जो चित्र है मिस्टर जुआन गुइदो का है।
जो विपक्ष के नेता हैं, और इनका दावा है कि मादुरो साहब चुनाव, निकोलस मादुरो की वजह मुझे राष्ट्रपति बनना था। तो ये जुआन गोइदो जो है, ये खुद को राष्ट्रपति मानते हैं, ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति हूं वेनेजुएला का। और इन्होंने एक पूरी लॉबी खड़ी कर दी वेनेजुएला में मादुरो के अगेंस्ट, और मादुरो पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ा रहे हैं। और फिर अमेरिका इस झगड़े में कूद चुका है, और अमेरिका कह रहा है कि मादुरो की सरकार जो है नाजायज है, और वो कह रहा है कि गोइदो जो है वो वहां की मेन मुख्य राष्ट्रपति हैं। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रोवर्ब कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है कि जिस जगह पर चाइना, रसिया और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं उस जगह की बदहाली तय है। वो जगह बदहाल हर हाल में होगा, और यही वजह है कि वेनेजुएला में तीनों देश जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आ चुके हैं, और इनके जाल में फंसा हुआ है वेनेजुएला। अब अमेरिका जो है मादुरो से कह रहा है कि मादुरो जो है पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, मिस्टर गोइदो वहां के राष्ट्रपति हैं, और जो तेल का जो पैसा है, जो तेल निर्यात हो रहा है, उसने पैसा देना बंद कर दिया है अमेरिका ने। और इसने अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति और बदतर हो चुकी है। लगभग 13 लाख% हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ चुकी है। यूनाइटेड नेशन के आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच 2015 से लेकर अभी तक लगभग 6-7 सालों में लगभग 70 लाख लोगों ने वेनेजुएला छोड़ दिया है। 3 लाख की आबादी में से 70 लाख लोग छोड़ चुके हैं, और जो वहां पे लोग बचे हुए हैं उनके पास भोजन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, रोजगार नहीं है। इस तरह की चुनौतियों का सामना ये लोग कर रहे हैं। तो फिर क्या भविष्य है इस संकट का? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो वेनेजुएला की स्थिति क्या है, उस स्थिति के जन्म की क्या क्या वजहें थी वो जानिए, और उसका भविष्य क्या है इस चुनौती का, इस चुनौती को क्या कभी निपटा जा सकेगा। तो अभी मैंने बताया कि अमेरिका, रसिया और चाइना ने वेनेजुएला में दखल दे दिया अपने इंटरेस्ट की वजह से, यानी, और ये दुनिया के सब महत्वपूर्ण देश हैं। अमेरिका, चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और रसिया भी अभी भी बड़ा रोल है दुनिया में रसिया का। तो यानी कि वेनेजुएला का भविष्य इन 3 देशों के हाथ में आ चुका है। अमेरिका आने वाले समय में वेनेजुएला पर और प्रतिबंध लगाएगा, जिससे हालात और भी चौपट होंगे। तो फिर भारत क्या करेगा? भारत के एंगल से भारत का और वेनेजुएला का जो संबंध है मधुर रहा है, हमेशा रहा है, और महत्वपूर्ण रूप से तेल पर आधारित रहा है। और लेकिन अभी जो स्थिति है उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत वेनेजुएला के संबंध बहुत बहुत प्रगाढ़ होंगे। खराब तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि प्रगाढ़ होंगे। तो भारत क्या कर सकता है, जो जिन चीजों के लिए वेनेजुएला पर आश्रित था, कैरेबियन कंट्रीज की तरफ देख रहा है, ब्राजील पर देख रहा है, तरफ देख रहा है, मैक्सिको की तरफ देख रहा है, और उस रिलेशनशिप को थोड़ा शिफ्ट किया भारत ने। कैरेबियन कंट्रीज को, मैक्सिको को, ब्राजील को, उनको साथ लेके चल रहा है भारत। अगर दुनिया में तेल की कीमतें फिर से बढ़ती हैं तो वेनेजुएला की इकोनॉमी बहाल हो जाएगी। ईश्वर करे कि इस तेल की कीमतें बढ़े, ताकि ये देश जो है इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा पड़ रहा है, इतनी बड़ी मानवीय आपदा को झेल रहा है, उससे बाहर निकले। और अगर वहां की इकोनॉमी फिर से बहाल होती है तो भारत और वेनेजुएला फिर से वो रिलेशनशिप एक पटरी पर शुरू हो जाएंगे। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वेनेजुएला के साथ एक स्थिर लेकिन और राजनीतिक संबंध बनाए रखे। भारत के लिए जरूरी है कि वेनेजुएला से पॉलिटिकल रिलेशन ना बनाए, क्योंकि वो जो तीनों जो देश हैं जो दुनिया में जहां पहुंचते हैं डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, वो तीनों यहाँ पहुंच चुके हैं। भारत अगर कूदेगा यहाँ पे तो हमारे हितों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। तो ये थी वेनेजुएला की कहानी।